साथियों, द फ्रीडम में आपका स्वागत है। मैं सुधीर। साथियों, हम लोग देख रहे हैं सावरकर की क्षमा याचिकाएं और 5 दया याचिकाएं सावरकर ने लिखी हैं सेल्यूलर जेल से, और 6ठी दया याचिका तक सावरकर आ चुके थे रत्नागिरी जेल में। याद रखिए कि ये जो 6ठी दया याचिका है ये 19 अगस्त 1921 को लिखी गई थी। रत्नागिरी जिला जेल से सावरकर ने 6ठी दया याचिका लिखी है ब्रिटिश सरकार के नाम 19 अगस्त 1921 को। इससे पहले वो आ चुके थे अंडमान से छूट करके भारत। 27 जून 1911 को सावरकर भारत भूमि से, जो मुख्य भूमि है, उससे रवाना हुए थे, रवाना किए गए थे जहाज से, पानी के जहाज से अंडमान के लिए, सेल्यूलर जेल के लिए 27 जून 1911 को। और 4 जुलाई 1911 को वो पहुंचे थे अंडमान निकोबार स्थित सेल्यूलर जेल में, और फिर वहां करीब 10 साल तक रहे अंडमान निकोबार में, सेल्यूलर जेल में। 10 साल के बाद 2 मई 1921 को सेल्यूलर जेल से सावरकर और उनके भाई को, जिनका नाम गणेश था, जो एक और भाई हैं, गणेश दामोदर सावरकर, तो दोनों भाइयों को, विनायक दामोदर सावरकर और गणेश दामोदर सावरकर, दोनों को 2 मई 1921 को सेल्यूलर जेल से मुक्ति दी गई। कलकत्ता पहले लाए गए, जो आज कोलकाता कहलाता है, वहां अलीपुर जेल में 8 दिन रखा गया और उसके बाद फिर रत्नागिरी जिला जेल में भेज दिया गया इन दोनों को। तो रत्नागिरी जिला जेल में आने के बाद 19 अगस्त 1921 को इन्होंने फिर से ब्रिटिश सरकार को चिट्ठी लिखी अपनी मुक्ति के लिए, और इस चिट्ठी में वो बताते हैं कि हमें दया याचिका के आधार पर, हमें अच्छे बर्ताव के कारण, हमें ब्रिटिश सत्ता के प्रति निष्ठा के कारण रिहा किया जाना चाहिए, और इसका हर तरह से हम लोग प्रमाण दे रहे हैं। पिछले 10 सालों से हम लोग जेल में बंद हैं और हमारे अच्छे बर्ताव को देखा जाए। याद रखिए कि जेल में ब्रिटिश शासन के प्रति राजभक्ति और निष्ठा दिखाए जाने के कारण जेल में इन्हें फोरमैन भी बनाया गया था। जेल के ही कैदियों में से जो बहुत अधिक निष्ठावान माने जाते हैं, उन्हें फोरमैन बना दिया जाता है कैदियों पर नजर वगैरह रखने के लिए। तो सावरकर को फोरमैन भी बनाया गया था वहां, और ये बार बार हर चिट्ठी में हवाला देते हैं कि आप देख लीजिए कि जब से हम लोग जेल में रह रहे हैं पिछले 10 वर्षों से, तो कभी भी हम लोगों ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ कुछ ये नहीं किया। यहां तक ये कहते हैं कि जो ये चिट्ठी है, 6ठी दया याचिका, उसमें कि मेरी उम्र उस समय कम थी और मूर्खता के कारण हमने अपनी करियर को दांव पर लगा दिया। मतलब जो कुछ भी ये किया उसको ये मानते हैं कि हमने मूर्खता की थी। बेहतर यही है कि ब्रिटिश शासन के साथ मिल करके रहा जाए, ब्रिटिश शासन सबसे बेहतर है। और फिर अपने तर्क देते हैं कि बाकी लोगों को छोड़ा जा रहा है, दया दिखाई जा रही है, तो हमें भी अब छोड़ा जाए। अंडमान में थे, पहले वो भारत आने की मांग करते हैं, फिर भारत आ गए हैं। ये भी कहते हैं कि इतने साल तक हम लोग जेल में रहे तो हमें छुट्टी का भी हक मिलता है। अगर अंडमान में रहते तो वहां पर भी ये हमें हक मिलता। अंडमान में थे तो उस समय कह रहे थे कि भारत में अगर हमें रखा जाता तो हमें छुट्टी मिलती। तो मुक्ति के लिए ये तमाम उपाय अभी कर रहे हैं ताकि उन्हें जेल से मुक्ति मिले, और इसके लिए वो हर तरह से क्षमा मांग रहे हैं, दया दिखाने की गुहार लगा रहे हैं ब्रिटिश सरकार से। तो रत्नागिरी जिला जेल से जो उन्होंने 6ठी दया याचिका लिखी है, सावरकर की ये 6ठी दया याचिका, देख लेते हैं कि क्या इसमें उन्होंने लिखा। सेवा में महामहिम भारत के गवर्नर जनरल इन काउंसिल द्वारा महामहिम बंबई के गवर्नर जनरल इन काउंसिल विनायक दामोदर सावरकर, कैदी नंबर 558, रत्नागिरी जिला कारागार की विनम्र याचिका एतद द्वारा यह दर्शाती है कि पॉइंट नंबर 1, याचिकाकर्ता जिस पर 1910 में अपराध सिद्ध हुआ था, 1911 में अंडमान भेजा गया, इस वर्ष भारतीय जेल में लाया गया है। इस तरह उसने कारागार में 11 वर्ष बिताए हैं। यदि वह किसी भारतीय जेल में होता तो उसे 2 से 3 वर्ष की छूट प्राप्त होती, चूंकि उसे फोरमैन, प्रथम श्रेणी कैदी अधिकारी के तौर पर प्रोन्नत किया गया है।
इस तरह व्यवहारिक तौर पर उसने 14 वर्ष की सजा काटी है, जो सर्वाधिक सजा है, और मौजूदा अभ्यास के अंतर्गत अपराधी का सशर्त रिहाई के लिए उसके मामले पर विचार करने का अधिकार बनता है। पॉइंट नंबर 2A, इसके अलावा महामहिम प्रिंस ऑफ वेल्स की प्रस्तावित यात्रा को लेकर कैदी को उम्मीद बंधी है कि अंततः अब महामहिम वायसराय और विशेष तौर पर महामहिम बंबई के गवर्नर उसके अप्रिय अतीत को माफ कर माफीनामे से लाभान्वित करेंगे, जिससे उसे अभी तक वंचित रखा गया है। B, इस विस्तार के लिए वह शाही माफी की नई व्याख्या की मांग नहीं कर रहा है, चूंकि याचिकाकर्ता से भी अधिक गंभीर अपराध करने वालों को माफी मिली है। उदाहरणार्थ बारीन घोष, जिन्होंने हत्या का आदेश देने का अपराध कबूला, और हेमदास, जिन्होंने बम बनाया और उन्हें गंतव्य की जानकारी थी। साथ ही पंजाब से प्यारा सिंह एवं अन्य जिन पर डकैती एवं संबंधित कार्रवाई की गई थी। इस कार्रवाई को भी, जो तकनीकी तौर पर राज्य अपराधों से बाहर हैं परंतु उनके कारण ही दी गई है, माफी पर रिहा किया गया। C, याचिकाकर्ता महामहिम को विश्वास दिलाना चाहता है कि वह अपने अपराध सिद्ध होने के दिनों वाला व्यक्ति नहीं रहा। उस समय वह एक बालक मात्र था। उस समय से वह न केवल आयु में बल्कि अनुभव में भी बड़ा हुआ है, और अफसोस के साथ कहता है कि वह राजनीतिक अंधड़ की भेंट चढ़ा और अपने उत्कृष्ट करियर को नष्ट कर बैठा। उसके बाद माननीय श्री मोंटेग्यू की भारत यात्रा के बाद से उसने सुधारों में अपना विश्वास जताया है, और सरकार को प्रेषित अपनी पिछली याचिकाओं में भी उसने यह वादा किया है। एशियाई लड़ाकों की छाया अब सीमांत क्षेत्रों पर पड़ने लगी है, और यह भारत के लिए, किसी भी तरह गैर मुस्लिम भारत के लिए आनुवांशिक अभिशाप रहा है। उसे विश्वास दिलाता है कि ब्रिटिश साम्राज्य के साथ निकटवर्ती सहयोग और निष्ठा दोनों के लिए अपरिहार्य होगी, और वह उम्मीद करता है कि यह दीर्घकालिक तथा लाभकारी रहे। D, परंतु यदि कोई किसी मंशा से दोष आरोपित कर रहा है, तब याचिकाकर्ता कहना चाहता है कि ऐसी जानकारियों पर भरोसा न कर उनकी अपनी स्पष्ट एवं पूर्ण स्वीकारोक्ति पर ही विश्वास किया जाए। उसका अतीत गवाही देता है कि जिस धारणा पर उसका यकीन नहीं, वह उसे स्वीकार नहीं करता। सरकार को प्रसन्न करने हेतु अति उत्साही या अति व्यग्र व्यक्तियों ने, जो अतीत के अपने कृत्यों पर क्रुद्ध रहते हैं, अक्सर याचिकाकर्ता के बारे में शब्दों या कार्यों से जुड़े आरोप लगाकर बलि का बकरा बनाने का प्रयास किया है। E, परंतु सरकारी हलकों में शेष किसी भी प्रकार की शंका को दूर करने के लिए याचिकाकर्ता अपना दृढ़ वचन देता है कि वह किसी भी प्रकार की राजनीतिक कार्रवाई से दूर रहेगा। उसका जीर्ण स्वास्थ्य और लंबे कष्टों की श्रृंखला तथा ऐसे अन्य कारणों से वह सेवानिवृत्त और निजी जीवन जीने को प्रतिबद्ध है। इसलिए वह यह या ऐसी किसी भी अन्य वाजिब शर्त मानने को तैयार है जिसे सरकार सामने रखना चाहे। F, उपरोक्त तथा अन्य कारण बताते हैं कि याचिकाकर्ता से पहले और बाद में सजा पाने वाले हजारों राजद्रोहियों में से कोई भी इतने लंबे समय से जेल में नहीं है जितने समय से याचिकाकर्ता और उसके भाई दोनों जेल में हैं, जबकि उनके साथ सजा पाने वाले उम्र कैदी छोड़ दिए गए। यह देख उन्हें विश्वास होता है कि महामहिम राजकुमार की यात्रा उनके कष्टों का अंत करेगी और उन्हें तथा उनके भाई GD सावरकर, जिनके संबंध में उपरोक्त तथ्य कहीं अधिक सटीक बैठते हैं, रिहा होंगे। पॉइंट नंबर 3, परंतु यदि क्षमा याचना दबाए जाने के संबंध में याचिकाकर्ता का दुर्भाग्य जारी रहता है तो अंतिम विकल्प के तौर पर उसकी प्रार्थना है कि अंडमान से यहां भेजे जाने के संबंध में विशेष शिकायतों पर पुनर्विचार किया जाए। यदि वह 11 वर्षों तक भारतीय जेल में होता तो उसे न्यूनतम 2 वर्ष या कुछ अधिक की छूट का अधिकार होता। यदि वह सजा के अंत तक अंडमान में रहता तो अब तक वहां के चलन के अनुसार उसे छुट्टी का अधिकार प्राप्त होता और अपने परिवार को वहां ले जा सकता था, परंतु उसे यहां दोनों सुविधाओं से वंचित रखा गया है, लिहाजा वह दोनों सुविधाओं की मांग करता है।
ए, याचिकाकर्ता को 2 या 3 वर्षों की छूट प्रदान की जाए, अथवा बी, उसे परिवार को साथ रखकर छुट्टी के अधिकार के साथ अंडमान वापस भेज दिया जाए। यहां तक कि अंडमान में 9 वर्ष बिताने के बाद सबसे दुर्दांत अपराधियों को भी छुट्टी टिकट के आधार पर निजी जीवन जीने का अधिकार है और 11 वर्ष अंडमान और जेलों में गुजारने तथा 7 वर्ष अच्छे व्यवहार में गुजारने के बाद यदि याचिकाकर्ता इतने भर की उम्मीद रखता है तो वह अधिक नहीं होना चाहिए। यदि उसे इतने भर की सुविधा दी जाती है तो वह दुनिया को भुलाकर घरेलू जीवन के सुख में सेवानिवृत्त और निजी जीवन जीना चाहेगा, ताकि याचिकाकर्ता जैसे दयनीय और जीर्ण व्यक्ति से भयभीत समाज सुरक्षित रह सके। पॉइंट नंबर 4, अंत में याचिकाकर्ता विनम्रता से कहना चाहता है कि इस विरोध प्रदर्शन का जारी रहना या भारत में चल रहे प्रदर्शनों को याचिकाकर्ता के विरुद्ध पूर्वाग्रह के तौर पर न लिया जाए। प्रेस और समाज में जनता के वक्तव्यों को देखते हुए यह कहना आवश्यक हो जाता है, परंतु अन्यथा इस संबंध में राय नहीं रखता। लाखों लोगों के किए पर उसकी कोई रोक नहीं और उसे तथा उसके भाई को प्रशासनिक आधार पर अधिक सजा के लिए रखना, उन्हें दूसरों के किए की सजा देना जिस पर उसकी कोई रोक नहीं। पॉइंट नंबर 5, याचिकाकर्ता को विश्वास है कि यह याचिका महामहिम गवर्नर जनरल और महामहिम बंबई गवर्नर को याचिकाकर्ता और उसके भाई को तुरंत रिहा किए जाने के संबंध में रजामंद करने में सफल होगी। ऐसे दयालु कार्य के लिए वह महामहिम सज्जनों की दीर्घायु और सफलता की कामना करता है। तो साथियों, ये आप देख रहे थे विनायक दामोदर सावरकर की 6ठी दया याचिका, जो उन्होंने ब्रिटिश सरकार के नाम लिखी थी 19 अगस्त 1921 को रत्नागिरी जिला जेल से। और अब हम लोग बाकी जो दया याचिकाएं हैं वो देखेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद।